हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 में इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 6 आ गया है। चलिए आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न क्या कहता है। सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न कहता है कि भारतवर्ष में 1980 से मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि का कारण रहा है, या जो कारण रहा है बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र को दिया गया उधार, यही कारण रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही है। तो यह जो न्यूनतम रही है केरल की रही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि भारतवर्ष में तथार्थ ट्रेजरी बिलों की पद्धति के स्थान पर अर्थोपाय प्रणाली लागू की गई है, या जो लागू की गई है 1 अप्रैल 1997 से की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि वर्ष 1999 से 2000 के संघ बजट में सरकार में निम्नलिखित में से किस मद से सर्वाधिक अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रस्ताव किया है। तो यह जो प्रस्ताव किया है उत्पादन करों का युक्तिकरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि वर्तमान में प्रभावी बैंक दर का मान है, या जो बैंक में प्रभावी बैंक दर का मान है, वर्तमान में प्रभावी बैंक दर का मान जो है यह है 6.75%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि दीर्घकालीन संतुलन में एकाधिकार फर्म प्राप्त करता है, या जो प्राप्त करता है अतिरिक्त लाभ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में कहता है यदि x को सामान्यतः वितरित किया जाए तो एक्स स्क्वायर अनुसरण करता है, या जो अनुसरण करता है ची स्क्वायर वितरण करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच का मान होगा, क्या होगा। तो मांग की लोच का मान जो होगा वह होगा इकाई होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में कहता है कि यदि मांग की लोच इकाई से अधिक होगी तो सीमांत आय होगी। तो सीमांत आय क्या होगी, धनात्मक होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र, जिसको हम SRSC कहते हैं, फर्मों के उन सीमांत लागत वक्रों का पार्श्व योग है जो वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं के ऊपर स्थित होता है। तो यह जो स्थित होता है ए भी सी के ऊपर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन पूर्ति वक्र SRC कैसा होता है। यह जो होता है बाएं से दाएं ऊपर को ढलान वाला होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र वैसा ही है जैसा औसत परिवर्तनशील लागत वक्र के ऊपर सीमांत लागत वक्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में कहता है कि एक फर्म
को संतुलन में होने के लिए जो होना चाहिए वह है, एक में एम आर बराबर एम सी, ऑप्शन दूसरा में है कि एम सी वक्र एम आर वक्र को संतुलन बिंदु पर अनिवार्यता नीचे से काटता है, तीसरा है टी सी बराबर टी आर। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एम आर बराबर एम सी वक्र एम आर वक्र को संतुलन बिंदु पर अनिवार्यता नीचे से काटता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में कहता है कि दो लागत x1 और x2 और उनकी कीमत r1 और r2 है, तो आगतों का अनुकूलतम संयोग होगा जिसमें क्या होगा? जिसमें एम पी x1 बटे एम पी x2 बराबर r1 बटे r2 होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में कहता है कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के मध्य समानता के बिंदु पर औसत उत्पादन जो है अधिकतम होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में कहता है कि यदि समोत्पाद वक्र सीधी रेखा के रूप में खींचे गए हैं तो इससे तात्पर्य है, क्या हो सकता है इससे तात्पर्य? तो एमआरटीएस स्थिर है लेकिन अनिवार्यता 1 के बराबर नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में कहता है कि 2015 से 16 के बजट के अनुसार संघीय उत्पादन शुल्क का केंद्रीय कर राजस्व से प्रतिशत लगभग है, या जो लगभग है 40% लगभग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में कहता है कि वह कर प्राप्ति जो राज्यों के मध्य वितरित नहीं की जाती है, जो वह कर जो प्राप्ति हो जो राज्यों के मध्य वितरित नहीं की जा सकती है, उस कर का नाम है निगमित कर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में कहता है कि भारत में राजकोषीय संकट को पहचाना जाता है भारत में राजकोषीय संकट को पहचाना जाता है प्रतिवर्ष समग्र घाटा बड़ी मात्रा में रहना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में कहता है कि गेहूं के लिए समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो यह जो उद्देश्य हो सकता है एक सीमा के बाद कीमतों में गिरावट को रोकना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में कहता है कि भारत में काली मुद्रा का मुख्य कारक है। भारत में काली मुद्रा का मुख्य कारक है क्या है? तो कर की चोरी है, कर की चोरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में कहता है कि राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है परिवर्तन करके। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा सरकारी व्यय तथा कराधान को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 में कहता है कि उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लाई जाती है कि प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 में कहता है
कि उत्पादन में अविभाजनशीलताओं से उत्पादन फलन की प्रकृति होती है, या जो होती है ह्रास नियम की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में कहता है कि उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर अनुपात है, या जो अनुपात दर है सीमांत उत्पादकताओं के बीच की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म परिवर्तन कर सकती है, या जो कर सकती है परिवर्तनशील आदान कर सकती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कहता है कि सीमांत आय वक्र में अंतराल होने का निम्नलिखित में से क्या एक कारण है, या जो कारण है मांग वक्र पर मांग की लोच का मान अद्वितीय नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 में कहता है कि उत्तरांचल में लगभग 71% कृषि जोतें निम्नलिखित में से किस आकार की है, या जो आकार है 1.0 हेक्टेयर से कम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में कहता है कि निम्न में से कौन सी फसल असिंचित भूमि में नहीं उगाई जा सकती है, सिंचित भूमि में नहीं उगाई जा सकती है, या जो नहीं उगाई जा सकती है गन्ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में कहता है कि इचारी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है, या जो संबंधित है टोंस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में कहा गया है कि यदि मुद्रा का वार्षिक आय संचालन वेग 3 हो तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा स्टॉक होगा, या जो स्टॉक होगा मौद्रिक जीएनपी का 1/3 भाग होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में कहता है कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है, या जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 में कहता है कि प्रश्न नंबर 33 में कहता है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कहता है कि जब मांग का वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह दिखाता है कि मांग की जो लोच है अनंत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 में कहता है कि यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक हो तो वे वस्तुएं जो होती है वे वस्तुएं स्थानापन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 में कहता है प्रश्न नंबर 36 कि निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच जो है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 में कहता है कि दो वस्तुओं के मध्य ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर अंधिमान वक्र को बनाती है। अंधिमान वक्र को जो बनाती है वह मूल बिंदु के प्रति उत्तल बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में कहता है कि भारत में पंचायत राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर पुनः आरंभ की गई है, या जो आरंभ की गई है अशोक मेहता कमेटी के माध्यम से की गई है सिफारिश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 में कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम जो है सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक उपक्रम सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है, या जो अर्जित कर रहा है भारतीय तेल निगम कर रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 में कहता है कि जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तुएं कही जाती है, क्या कही जाती है? स्वतंत्र वस्तुएं क्या कही जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 में कहता है कि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है, या जो बराबर होती है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा प्रोच्च करों का जोड़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 कहता है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के स्तर के निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया। तो यह जो उल्लेख किया है जे.एम. केन्स ने किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 43 प्रश्न में कहता है कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में श्रम बाजार की पूर्ण निकासी किससे होती है, या जो निकासी होती है मजदूरी दर की लोचशीलता के कारण होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में कहता है कि यदि रैखिक उपभोग फलन को अधोमुखी समानांतर स्थानांतरण हो तो निवेश गुणांक जो है बढ़ेगा इसका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में कहता है कि रोजगार में आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है। यह संबंध प्रतिपादित किसने किया था? तो यह जो संबंध प्रतिपादित किया था R.F. कान ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सही आंसर होगा इसका R.F. कान ने। किसने प्रतिपादित किया था? तो R.F. कान ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कहता है कि मूल्य विभेद संभव है, या जो संभव है केवल एकाधिकार की स्थिति में संभव है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 में कहता है कि मुद्रा की पूर्ति M1 में सम्मिलित होती है। मुद्रा की पूर्ति M1 में सम्मिलित होती है, या जो सम्मिलित होती है जनता के पास उपलब्ध करेंसी एवं बैंकों के पास अन्य जमा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 में कहता है कि यदि किसी चर के सभी मान किसी निर्दिष्ट संख्या द्वारा गुणा किए जाए तो निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वितरण का गुणांक पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में कहता है कि भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है, या जो योगदान सर्वाधिक है वह है घरेलू क्षेत्र का है। किसका है? घरेलू क्षेत्र का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 में कहता है कि कौन सा एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत आता है, या जो नीति के अंतर्गत आता है वह है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 51 प्रश्न नंबर 51 में कहता है कि 1991 में औद्योगिक अनुगति प्रणाली सभी उद्योगों में समाप्त कर दी गई थी,
या जो कर दी गई थी बहुराष्ट्रीय निगमों को छोड़कर कर दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 में कहता है कि निम्नलिखित में विकिरण आरेख निम्नलिखित विकिरण आरेख पर निम्नलिखित विकिरण आरेख पर विचार कीजिए। इससे सर्वोत्तम निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि यह आरेख है, इस पर जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इससे सर्वोत्तम निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि ऑप्शन पहला कहता है कि x का हेतु y है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 में कहता है कि बाजार तंत्र का निर्भरता उदारीकरण की नीति का मूलाधार है, फिर भी आर्थिक नियोजन की रणनीति को त्यागा नहीं जा सकता है। त्यागा नहीं जा सकता है क्योंकि पहला, बाजार तंत्र कम समय में मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन नहीं स्थापित कर सकता है, जबकि आर्थिक नियोजन द्वारा यह संभव है। दूसरा, अनेक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में बाजार नहीं है। तीसरा, अनेक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में बाजार प्रभावहीन है। इनमें कौन सही है? तो इनमें जो सही है आपका बी नंबर सही है। अनेक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में बाजार नहीं है, अनेक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में बाजार प्रभावहीन है। 2 और 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 में कहता है कि नियोजन काल में भारतीय कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति दर्शाती है कि वृद्धि की जो दर है अधिक से अधिक जनसंख्या वृद्धि की दर के समतुल्य रही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 में कहता है कि 7वें दशक के मध्यकाल में भारतीय कृषि में क्रांति लाने में निम्नलिखित में से किस एक कारण की सर्वाधिक निर्णायक भूमिका थी? या जो भूमिका रही है सर्वाधिक भूमिका रही है HYV किस्मों का कार्यक्रम रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 में कहता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित कारणों से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है। तो यह जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है वह रहा है कृषि विस्तार संबंधी प्रयास अपर्याप्त थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 में कहता है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अंत्योदय योजना का जो शुरुआत हुआ था, अंत्योदय अन्न योजना का जो शुरुआत हुआ था वह शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 में कहता है कि भारत में अनाधिकार संरचना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण की नीति में निम्नलिखित में से किस एक मानक का पालन किया जाना चाहिए? या जो एक मानक का पालन किया जाना चाहिए वह कीमत निर्धारण नीति में लाभप्रदता का आधार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 में कहता है कि भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्न में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? या जो सम्मिलित है आपका विदेशी मुद्रा संपत्ति RBI द्वारा धारित स्वर्ण एवं SDR पर आरक्षित निधि में निम्न में से एक मद समूह में सम्मिलित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 60 में कहता है कि भारत में राज्यों को संघीय वित्तीय सहायता दी जाती है। या जो सहायता दी जाती है जनसंख्या कर उगाहने के प्रयास तथा राज्य की विशिष्ट समस्याओं के आधार पर दी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 में कहता है कि उद्घाटित अधिमान सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है या जो किया गया है आपका सैमुअल्सन द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 में कहता है कि किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के स्तर के निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया। या जो उल्लेख करने वाला अर्थशास्त्री जो था यह अर्थशास्त्री मार्शल है। ऑप्शन सी या जो अर्थशास्त्री है केन्स है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी केन्स, मार्शल नहीं केन्स होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 में कहता है कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत श्रम बाजार की पूर्ण निकासी किससे होती है। या जो होती है मजदूरी दर की लोचशीलता के कारण होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 में कहता है कि रेखा चित्र के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए हो गया वाई व्यय, ए हो गया राष्ट्रीय आय एक्स, यहाँ से इधर हो गया एम वाई 0 कांस्टेंट। इसमें से जो सही है 64 में कहता है कि एम वाई एक सीधी रेखा है जो दिखलाती है कि व्यय राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 में कहता है कि निम्नलिखित में से WTO के कार्य कौन से हैं। या जो कार्य हैं WTO के व्यापार समझौते के लिए मंच प्रदान करना, व्यापार समझौते के लिए मंच प्रदान करना, WTO करार को लागू करना। तीसरा है सदस्यों के परस्पर विवादों का निपटारा करना। चौथा है भूमंडलीय आर्थिक नीतियों के निर्माण में IMF एवं IBRD के साथ समन्वय करना। इसका सही आंसर होगा बी, इसमें चारों होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 में कहता है कि शिशु उद्योग तर्क का पक्ष समर्थन बहुधा किया जाता है या जो किया जाता है संरक्षण के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 में कहता है कि भारत के विभिन्न बैंक संस्थान की स्थापना का सही कालानुक्रम है। इसका जो सही कालानुक्रम है स्थापना का, पहला है RBI, दूसरा है SBI, तीसरा है RRB, चौथा है नबार्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 में कहता है कि पार्टने डंपिंग का लक्ष्य होता है कि किसी बाहरी देश में निम्न कीमत वाली वस्तुओं की बाढ़ ला दे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 में कहता है कि कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रमुख विशेषता है या जो विशेषता है या स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 में कहता है कि किसी उपज के मूल्यों में उतार चढ़ाव का नियंत्रण के लिए मूल्य स्थिरीकरण को स्थापित करने की सरकार की योजना जो है, सरकार की जो योजना है वह है चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, रबर, ये चारों हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 71 में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 में कहता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जिसको हम कहते हैं अधिनियम प्रभावी हुआ। यह जो अधिनियम प्रभावी हुआ है 2006 में हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 2006 में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 में कहता है कि विघटित यूटीआई का कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है। या जो कार्यरत है यूटीआई द्वितीय कार्यरत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में कहता है कि ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है। या जो चलती है हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज के बीच में चलती है। हजरत निजामुद्दीन से हबीबगंज के बीच में चलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 प्रश्न नंबर 75 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही और संभावित अनुक्रम है। या जो संभावित अनुक्रम है एम जो है मुद्रापूर्ति है, आई ब्याज की मौद्रिक दर है तथा आई जो है निवेश है, बड़ा वाला आई निवेश है। तो इसका सही उत्तर होगा एम नीचा है, छोटा आई ऊंचा है, बड़ा आई ऊंचा है, जीएनपी नीचा है। सही उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है 76 में कहता है 76 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था की मुद्रापूर्ति से वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था की मुद्रापूर्ति से वृद्धि होगी यदि केंद्रीय बैंक जो है केंद्रीय बैंक पहला केंद्रीय सरकार को ऋण प्रदान करे, दूसरा व्यावसायिक बैंकों के लिए ऋण जुटाए, तीसरा राज्य सरकारों के लिए ऋण जुटाए। इसमें सही आंसर होगा डी, तीनों होगा। केंद्रीय सरकार को ऋण प्रदान करे, व्यावसायिक बैंकों के लिए ऋण जुटाए और राज्य सरकारों के लिए ऋण जुटाए। इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 में कहता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है आपका मुंबई में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 में कहता है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 2000 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट आइडियल होगी, अभिष्ट होगी। तो यह जो अभिष्ट होगी चाय की होगी। ढलाव पहाड़ी स्थल जो है वहाँ सबसे अधिक खेती किसकी होती है? चाय की होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 में कहता है प्रेक्षणों 9, 8, 27, 36, 45
का समांतर माध्य है, इसका जो समांतर माध्य है कितना हो सकता है? इसका समांतर माध्य 25 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है एवं अंतिम प्रश्न है। यह जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा सूचकांक के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा फिशर। कौन होगा? फिशर। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।